नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये इसरो का क्वेश्चन पेपर है और 18 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के 40 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम 40 से आगे के क्वेश्चनों का डिस्कशन फुल डिटेल तरीके से करेंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है मतलब कि 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कि अर्थ टेस्टर में उत्क्रम धारा का कार्य क्या होता है। जब अर्थ टेस्टर्स के द्वारा करंट उसमें जब फ्लो होती है तो उसमें करंट का डाइवर्सन किस वजह से होता है। तो याद रखिएगा, अर्थ टेस्टर जो होता है एसी पे वर्क करता है और उसमें करंट जब डाइवर्ट होती है तो उसका काम होता है डीसी करंट टू एसी करंट। क्यों? क्योंकि अर्थ टेस्टर जो है एसी पे वर्क करता है। तो काम क्या हुआ? डाइवर्ट होने का करंट डीसी से एसी में बदलने का, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर की अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की तांबे की हानि 1000 वाट है तो लौह हानि क्या होगी। यहाँ कंडीशंस लगाया है कि एक ट्रांसफार्मर है जो अधिकतम दक्षता पे वर्क कर रहा है। जब ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पे वर्क करता है तो उस दौरान कॉपर लॉस जो होता है वह आयरन लॉस के बराबर हो जाता है। यानी कॉपर लॉस जो है 1000 वाट है तो फिर आयरन लॉस भी 1000 वाट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम इफिशियंसी पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे याद रखिएगा, आयरन लॉस जो होता है ये कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आता है और इसमें दो लॉस आते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। लेकिन कॉपर लॉस जो होता है ये वेरिएबल लॉस के अंतर्गत आता है और ये लोड के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है कॉपर लॉस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लोड घटता जाता है वैसे वैसे कॉपर लॉस घटता चला जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर की विद्युत संबंधी आग के लिए किस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत संबंधित आग है तो उसको बुझाने के लिए हम किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं में पूछा है। हेलोन टाइप अग्निशामक विद्युत आग को बुझाने के लिए किया जाता है तो ये तो सही है। सीटीसी का फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी इलेक्ट्रिक फायर में यूज की जाती है तो बी भी सही है। शुष्क पाउडर जिसे हम ड्राई पाउडर भी कहते हैं, इसका भी इलेक्ट्रिक फायर में यूज किया जाती है, भी सही है। फोम टाइप जो अग्निशामक होता है इसका यूज बी टाइप की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, यही गलत है, नहीं पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बी जो है फोम टाइप अग्निशामक कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जैसे लिक्विड जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इसमें आग बुझाने के लिए, इस टाइप की आग बुझाने के लिए हम फोम टाइप अग्निशामक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के लूपिंग तरीका वायरिंग में कम केबल का उपयोग करता है। कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें केबल की कम से कम ज़रूरत होती है। पहला ऑप्शन दिया है कि स्विच से लूपिंग आउट और सीलिंग रोज, इसमें जो केबल की आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है तो इसमें तो अधिक होगी, तो ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है कि स्विच से लूपिंग आउट, इसमें भी अधिक होता है तो ये भी नहीं होगा। डी जो है जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग, इसमें सबसे ज़्यादा होती है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 3 प्लेट सीलिंग रोज के साथ आउटलेट जो लूपिंग होती है इसमें कम से कम केबल की आवश्यकता होती है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर की जर्मेनियम तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंतर्गत आते हैं तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर की
एमीटर को परिपथ में डॉट डॉट में संयोजित किया जाता है। अमीटर को परिपथ के साथ कैसे इंस्टॉल किया जाएगा? तो याद रखिएगा, अमीटर जो है इसको परिपथ के साथ श्रेणी में सीरीज में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमने कम्युनिटी में भी इस क्वेश्चन को डाला हुआ है, वहाँ पे आप अधिक से अधिक संख्या में पोल करें और इसका आंसर का जवाब दें। फुल टिप। अगला जो क्वेश्चन है, अब इसी में समानांतर में क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर होता है वो समानांतर में इंस्टॉल होता है, वोल्ट मीटर जो होता है समांतर में ही इंस्टॉल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर की, सिलिकॉन डायोड की आंतरिक बाधा क्षमता क्या होती है? सिलिकॉन जो होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यदि जर्मेनियम पूछा रहता तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए 0.3 वोल्ट होता जर्मेनियम के केस में। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर की, एकल फेज मोटर के उत्पादन के लिए फ्यूज रेटिंग डॉट डॉट से 3 गुना के समान होती है। सिंगल फेज मोटरों में फ्यूज की जो रेटिंग निर्धारित की जाती है वह किस पर निर्धारित की जाती है? तो सिंगल फेज मोटरों में फ्यूज की जो रेटिंग होती है वह फुल लोड करेंट का 3 गुना के समान होती है। जैसे फुल लोड करेंट जो है इसका 3 गुना करंट होगी, वो कौन सी करंट होगी? तो फ्यूजिंग करंट होगी। फ्यूज की मतलब रेटिंग हम निर्धारित करेंगे किस से? तो फुल लोड करंट के 3 गुना से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर की, ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में मेंस से बैटरी के लिए स्विच ओवर समय कितना होता है? ये यूपीआरवीएनएल का ही क्वेश्चन है और पुनः यह इसरो में भी रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अब ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में मेंस मतलब मेंस जो स्विच होता है यहाँ और बैटरी के कंडीशंस के बीच, स्विच जब ऑन होता है तो उसके बीच जो टाइम टेकन होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 0 सेकेंड का टाइम टेकन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर की, डीसी परिपथ में अधिक विद्युत को निम्न की सहायता से मापा जाता है। डीसी सर्किट है और उसमें हायर करंट के मान को मेजर करना है तो उसमें क्या किया जाता है? याद रखिएगा, एसी परिपथ हो उसमें करंट को अगर मेजर करना है हायर मान की करंट को, तो वहाँ पे हम सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अगर एसी सर्किट में हायर वोल्टेज को मेजर करना है तो वहाँ पे हम पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि डीसी सर्किट है, तो डीसी सर्किट में क्या होता है कि जहाँ पे अमीटर इंस्टॉल होगा उसी के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस स्थापित कर दिया जाता है। शंट रेजिस्टेंस याद रखिएगा, डीसी सर्किट में करंट के मान को बढ़ाने के लिए यानी हायर मान की करंट को मेजर करने के लिए अमीटर के ठीक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस इंस्टॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शंट रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना रहता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटेनस का। अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कि सीसा अम्ल सेल के धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय धातु कौन सी होती है? सीसा अम्ल सेल जो होता है ये सेकेंडरी बैटरी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब इसमें पूछा है कि धनात्मक प्लेट की संख्या, तो धनात्मक प्लेट में सक्रिय मटेरियल, धनात्मक प्लेट में जो सक्रिय मटेरियल होता है वह PbO2 होता है, ये पॉजिटिव का होता है। फिर निगेटिव का क्या हो जाएगा? तो केवल Pb हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी PbO2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन होता है चार्जिंग का कंडीशन होता है, जब सीसा अम्ल बैटरी फुल्ली चार्ज हो या हाफ चार्ज हो मतलब चार्जिंग के कंडीशन में हो तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल PbO2 होता है और निगेटिव टर्मिनल Pb होता है। लेकिन यदि सीसा अम्ल बैटरी डिस्चार्ज हो तो उसके दोनों प्लेट जो होते हैं वह PbSO
4 के हो जाते हैं। क्लियर। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं और इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 1 भाग और जल जो होता है 3 भाग, यानी 1:3 का रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर की, अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण होता है। मतलब कि अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव कब उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, जब अल्टरनेटर पे निरंतर लोड का वेरिएशन होता है, कभी लोड ज़्यादा कभी लोड कम समय में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, इसी प्रभाव को हम हंटिंग प्रभाव कहते हैं। यानी हंटिंग प्रभाव अल्टरनेटर में तब आता है जब उस अल्टरनेटर पे भार का वेरिएशन लगातार जल्दी होता है। मतलब भार के वेरिएशन के कारण ही हंटिंग प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि भार में निरंतर उतराव चढ़ाव के कारण जो प्रभाव आता है उसे ही हम हंटिंग प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर कि यदि द फॉलोइंग इज ए बाईपोलर डिवाइस, बाईपोलर डिवाइस कौन सी होगी, आपको आंसर करना है। बाईपोलर डिवाइस का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन वर्क काम कर सके, यानी बाईपोलर डिवाइस के अंतर्गत जो आएगा IGBT आएगा, IGBT। अब IGBT जो होता है इसका फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है। अब IGBT जो होता है यह बाईपोलर डिवाइस के अंतर्गत आता है और इसमें टर्मिनल की जो संख्या होती है वो 3 होती है, कलेक्टर, एमीटर और एक गेट हो जाता है। लेकिन GTO जो होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ये थायरिस्टर परिवार का सदस्य होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बाईपोलर डिवाइस के अंतर्गत IGBT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर कि मोटर परिपथ के लिए फ्यूज को किस तरह नियमित किया जाता है। मोटर सर्किट है, उसमें फ्यूज को कांस्टेंट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो कोई भी मोटर हो उसमें फ्यूज को कांस्टेंट, मतलब फ्यूज करंट को हम कांस्टेंट करना है, नियत करना है, तो उस मोटर की स्टार्टिंग करंट जो होती है उसके द्वारा हम कांस्टेंट किया जाता है, यानी मोटर की स्टार्टिंग करंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेंट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कि साइनोसॉइडल प्रत्यावर्ती धारा के RMS मान निम्नलिखित से संदर्भित किया जाता है। RMS मान रूट मीन्स स्क्वायर जो मान होता है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो करंट का मैक्सिमम मान अपान रूट स्क्वायर करंट का, या RMS मान इक्वल टू वोल्टेज का मैक्सिमम मान अपान वोल्टेज का रूट मीन्स स्क्वायर। ये जो होता है यह साइनोसॉइडल वेव में RMS मान ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे RMS मान को हम ऐसे भी दर्शाते हैं कि RMS इक्वल टू 0.707 I मैक्स हो जाता है। जब आप √2 से भाग देंगे तो ये वाली चीज़ आती है 0.707 I मैक्स करंट के रूप में। अगर वोल्टेज के रूप में कहता है तो सेम हो जाएगा 0.07 V मैक्स हो जाता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर की एक 3 फेज वाला फुल वेव रेक्टिफायर में 415 वोल्ट का वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इनपुट AC सप्लाई है। DC आउटपुट का प्रति सेकंड स्पंदन में ऊर्मिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो पहले इनपुट जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वह 50 हर्ट्ज का है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम फुल वेव में कन्वर्ट करते हैं। तो इनपुट F होता है तो फुल वेव में 2F हो जाता है। अब इसको हम फुल वेव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 50 × 2 यानी सिंगल फेज में फुल वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। चूँकि क्वेश्चन जो पूछा गया है 3 फेज का पूछा गया है, इसलिए 3 से गुणा करेंगे यानी 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इनपुट का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला जो है 57 नंबर की नेटवर्क के किस जंक्शन में संगम होने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, यह कौन सा नियम कहता है? तो करंट का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है तो वह किरचॉफ का करंट लॉ होता है, यानी किरचॉफ का विद्युत लॉ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन रहता कि वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता, उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम जो होता है, जो भौतिक परिस्थितियाँ नियत होती है जैसे ताप दाब, उस कंडीशन में किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और इस कंडक्टर के सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज आपस में समानुपाती होता है। और करंट और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ होता है ओम के नियमानुसार वह रेखीय होता है, सरल रेखा होता है। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर की डायोड को कार्य को डॉट डॉट के साथ तुलना किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि डायोड जो है वह किस तरीके के समान होता है, मतलब इसका कार्य करने का सिद्धांत जो है वो किसके समान होता है। तो याद रखिएगा डायोड जो होता है इसमें दो सिरे होते हैं, मतलब दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो इसका जो कार्य होता है एक स्विच की भांति कार्य होता है, किसका? डायोड का। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी स्विच बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज जो होता है वो सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क की गति को डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम की डिस्क की जो गति होती है वह किसका प्रयोग करके किया जाता है? तो वो ब्रेक मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ब्रेक मैग्नेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी में अगला जो क्वेश्चन है, अगला 60 नंबर जो क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत होता है वो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, या दूसरी भाषा में इसे हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। ऑप्शन नंबर डी इस कंडीशन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही मोटर का पूछता तो उस कंडीशन में फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम देते। लेंज का नियम होता है विरोध का, और बैटरी में इलेक्ट्रोलाइटिक का जो नियम होता है उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडे का नियम देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके बीच लाएंगे। तब तक वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।